कश्मीर, ये सारा जो एरिया है, ये पूरा पंजाब से लेकर कश्मीर, लाहौर तक एक एरिया महाराजा रणजीत सिंह के अंडर में था। और ये सबसे पावरफुल राजा थे, मतलब पंजाबियों में एक ही पावरफुल राजा का नाम लिया जाता है सिखों में, वो है महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह जो है वो क्या नाम है, उनका बड़ा फ्रेंडली रिलेशन भी था लॉर्ड विलियम बेंटिक वगैरह के साथ, तो बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जब महाराजा रणजीत सिंह की डेथ हो गई, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश एम्पायर को ये समझ में आया कि अब ये जो है और मतलब है, ऐसा तो नहीं है हर जो गवर्नर जनरल आ रहा है उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा होगा। तो उसने मतलब ये हुआ कि बैटल शुरू हो गई सिखों में और जो है ब्रिटिशर्स में, महाराजा रणजीत सिंह के बाद, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह तक तो बड़ी फ्रेंडली रिलेशन टाइप से चीज़ें रही। गुलाब सिंह जो है एक बंदा था, एक डोगरा जनरल था महाराजा रंजीत सिंह का, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह का के सर्विसेज में था वो। और उसको जो है किंग ऑफ जम्मू कश्मीर दिया था, जम्मू का किंग बनाया था रंजीत सिंह ने, ठीक है। और रंजीत सिंह सर्विस हु वाज रिवॉर्डेड एज अ क्या था, किंग ऑफ जम्मू, साइडेड विद द ब्रिटिशर्स, वो ब्रिटिशर्स के साइड में हो गया, ठीक है। और ब्रिटिशर्स, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जब उस साइड में हो गया तो जो है सिखों का डिफीट हुआ। और डिफीट होने के बाद में अमृतसर की ट्रीटी साइन होती है मार्च 16 और 1846 में। इस ट्रीटी के अंदर कश्मीर जो होता है वो गुलाब सिंह को दे दिया जाता है, ठीक है। कश्मीर किसको दे देते हैं, गुलाब सिंह को, सम ऑफ 75 लाख इन रिटर्न। और उसके बाद और वो मान लेता है कि ब्रिटिश सोवरेनिटी हमारी रहेगी, यानी ब्रिटिश को सोवरेन मान लेता है, क्या सोवरेनिटी मान लेता है ब्रिटिशर्स की, और ब्रिटिशर्स के अंडर में मतलब रूल करेगा, यानी एक तरह से सब्सिडी अलायंस में आ जाता है, ठीक है ना। कश्मीर उसके बाद डोगरा डायनेस्टी के अंडर में आ जाती है, यानी डोगरा ही कमांडर था ये गुलाब सिंह, और ये इसके अंडर में जो है आ जाती है, डोगरा डायनेस्टी के अंडर में जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये तो प्री इंडिपेंडेंस की बात है। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है ये जो डायनेस्टी रूल करती रही, क्योंकि उसके साथ में ब्रिटिश सब्सिडी अलायंस में थी, तो फिर ब्रिटिशर्स भी तंग नहीं कर रहे थे इनको इस तरह से। तो जम्मू कश्मीर जो है ये लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था 1947 में, जो कि 77% यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन इसको एक हिंदू राजा रूल करता था, ये आपको पता होगा, पता है ना ये बात, महाराजा हरी सिंह इसको रूल करते थे, है ना। और ये बहुत ही मतलब प्लुरलिज्म था यहाँ पे, और एक ऐसा कल्चर था जिसमें डाइवर्स कल्चर था बहुत ही। और इसमें 5 रीजन में मेनली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहले इसको समझना पड़ेगा कि कौन कौन से रीजन है, उसके बाद उसकी ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा, फिर वहाँ की बाकी बातों को समझ में आएगी। एक तो आपका जम्मू, जम्मू का प्रोविंस, जम्मू जो है नीचे लोअर पार्ट है आपका, और ये जो है पंजाब से टच है। तो ये जो जम्मू है ये बेसिकली हिंदू डोमिनेटेड पॉपुलेशन है यहाँ पे, और लार्ज प्लेन और लो हिल में बसा हुआ है, पंजाब से बॉर्डर होता है। उसके बाद में नॉर्थ में इसके जम्मू है, ठीक है। तो द नॉर्थ ऑफ जम्मू, जम्मू के नॉर्थ में कौन है, सुन्नी मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, सुन्नी मुस्लिम डोमिनेटेड, ठीक है, एरिया है कश्मीर वैली, ठीक है। और काफ़ी उसमें हिंदू कश्मीरी पंडित पॉपुलेशन भी हुआ करती थी, तो ये था पहले। तो और बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट है इंडिया का ये कश्मीर वैली जो है, और यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह आते हैं समर टाइम में, आज भी आते हैं, पहले भी आते थे, वो तो इतना डिस्टर्बेंस के बाद भी लोग जाते हैं घूमने, ठीक है ना। और सब्सटेंशियल सिक्स परजेंस जो है जम्मू प्रोविंस में और कश्मीर वैली दोनों में सिख फिर भी काफ़ी डोमिनेट करते थे, रहते थे। तो एक तो जम्मू हो गया, जम्मू के जहाँ पे हिंदू डोमिनेटेड है ज़्यादा, अभी भी हिंदू डोमिनेशन है वहाँ पे ज़्यादा। और कश्मीर जो है वहाँ पे आपका कौन सी पॉपुलेशन ज़्यादा है, मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसमें कश्मीरी पंडित भी हुआ करते थे। और कश्मीर वैली जो है वो बहुत खूबसूरत वादी है, आप देखेंगे लोग टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा उसको प्रेफर करते हैं, स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है उसको, ठीक है, जो कि आपका पहलगाम वगैरह और बहुत सारा एरिया जो है कश्मीर का, ठीक है। तो पहलगाम वगैरह बहुत अच्छा अच्छा है, डल झील के आसपास जाएंगे वहाँ भी अच्छा लगेगा आपको। तो बहुत सारे कश्मीरी वो एरिया है। उसके बाद में फिर क्या होता है कि ईस्ट, अगर इस वैली के ईस्ट में जाते हैं आप, ईस्टर्न साइड में जाते हैं, तो आपको ईस्टर्न साइड में लद्दाख देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, लद्दाख। लद्दाख बेसिकली प्रीडोमिनेटली बौद्धिस्ट पॉपुलेशन है, थोड़ी सिया पॉपुलेशन भी है। और लद्दाख के अंदर अगर हम उसको उसमें कर देते क्या नाम है, अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करते
के क्या नाम है, जैसे आज का डिवीज़न है, पहले का डिवीज़न छोड़ दीजिए, तो अगर आज का डिवीज़न देखेंगे तो करगिल और लद्दाख, लेह, ये 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं आपका, लेह डिस्ट्रिक्ट और क्या नाम है आपका करगिल डिस्ट्रिक्ट, ये 2 डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं किसके अंदर, जम्मू कश्मीर, उसमें लद्दाख के अंदर, और बाकी पार्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। और ये जो आपका लद्दाख वाला पार्ट है, लेह और लद्दाख, इसमें जो लेह वाला पार्ट है वहाँ ज़्यादा बुद्धिस्ट हैं, मतलब मैक्सिमम मेजोरिटी बुद्धिस्ट हैं लेह वाले पार्ट में। थोड़े बहुत मुस्लिम है, शिया मुस्लिम्स हैं, थोड़े बहुत सुन्नी भी हैं, लेकिन ज़्यादातर शिया मुस्लिम हैं। करगिल में ज़्यादा, करगिल जो है ख़ुद उसमें शिया पॉपुलेशन ज़्यादा है, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है ये, शिया पॉपुलेशन ज़्यादा है, सुन्नी कम है, और कुछ एरियाज़ हैं उसके फिर आसपास के जहाँ पे शिया सुन्नी लगभग बराबर एरिया उसमें है। तो ये जो है वहाँ का वो है, तो लद्दाख का, तो लद्दाख में बुद्धिस्ट जो हैं ज़्यादा हैं। उसके अलावा 2 एरियाज़ और हैं जो अभी हमारे पास नहीं हैं, जो रीज़न है क्या नाम है, गिलगिट, आपने गिलगिट एंड बल्चिस्तान, बल्तिस्तान सुना होगा, 2 रीजन, ये दोनों थिनली पॉपुलेटेड थे, मोस्टली शिया पॉपुलेशन थी यहाँ पे। गिलगिट और बल्तिस्तान जो है ये अफगानिस्तान और उसके अलावा आपका सिंकियान प्रोविंस ऑफ चाइना, इससे बॉर्डर होते हैं, ठीक है, ये और बहुत ही क्लोज हैं ये फॉर्मर जो सोवियत यूनियन था उससे। तो जियो पॉलिटिकल लोकेशन जो स्टेट की अगर आप देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर को बहुत ही मतलब जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को बहुत ही प्रोमिनेंट बनाती थी। उसके बाद में देखें क्या हुआ आज़ादी के बाद, आज़ादी के टाइम पर आपको पता है ये उसमें है, अब आज़ादी के टाइम पर आपको कुछ बातें याद होंगी हिस्ट्री की, कि ये बात हुई थी, पार्टीशन जब हुआ, पार्टीशन जब होने लगा तो ये बात हुई थी कि या तो आप क्या नाम है इंडिया में चले जाओ या पाकिस्तान में चला जाओ या अपना इंडिपेंडेंट न्यूट्रल स्टेट भी रह सकते हो, ये भी था, ठीक है ना, 3 बातें थी। लेकिन आपको जब रहने दे लोग, ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 को जो है मतलब इनको डर लग रहा था कि इंडिया इनसे फोर्स ना करवाए, महाराजा हरी सिंह से फोर्स ना करवाए कि एक्सेशन कर लें हम। दूसरा उनको डर डर लग रहा था कि कहीं पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला ना कर दे, इस तरह की चीज़ें थी। और महाराजा हरी सिंह ने ना इंडिया की तरफ गए और ना ही पाकिस्तान की तरफ गए, वो चाहते थे कि एक न्यूट्रल इंडिपेंडेंट सोवरेन स्टेट बन जाए, ठीक है, जिसमें शेख अब्दुल्ला जो है कंसिस्टेंटली रिफ्यूट करते रहे टू नेशन थ्योरी को, और वो बोलते रहे कि क्या नाम है हम सेकुलर कश्मीर बना के रखेंगे, हम सेकुलर कश्मीर बना के रखेंगे, शेख अब्दुल्ला। और इसके अलावा जो है महाराजा हरी सिंह लेकिन अभी यहाँ पे क्या होता है कि ये तो करते रहते हैं, लेकिन हरी सिंह ने क्या किया कि हम स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करने की बात की। स्टैंड स्टिल मतलब हम इधर उधर नहीं डाइवर्ट होंगे, हम जैसा हैं वैसे रहेंगे, ठीक है ना, बोथ द कंट्रीज़ के साथ कि भाई हमें फ्री मूवमेंट ऑफ द पीपल, मतलब स्टैंड स्टिल जो एग्रीमेंट साइन करने की बात की उससे पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी, क्योंकि उनको ये था ना कि मैं किसी तरफ नहीं जाऊँगा, ना मैं पाकिस्तान की साइड में जाऊँगा और ना ही मैं इंडिया की साइड में जाऊँगा, और हमारे लोग जो है फ्रीली मूवमेंट कर सकें, जैसे नेपाल से इंडिया में आते हैं लोग, इसी तरह से जम्मू कश्मीर भी अगर एक अलग टेरिटरी रहे और सॉवरेन स्टेट रहे, जैसे नेपाल है, जैसे भूटान है, और हमारे पास ये रहे कि मूवमेंट ऑफ लोगों का अलाउड रहे कि मतलब लोग जो हैं आ जा सकें, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट इसलिए उन्होंने साइन किया कि दोनों कंट्री से हमारे यहाँ लोग आ जा सकें। पाकिस्तान ने तो साइन कर लिया एग्रीमेंट, ठीक है, पाकिस्तान ने एग्रीमेंट साइन कर लिया, फैन चला लिया, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने तो एग्रीमेंट साइन कर लिया, लेकिन इंडिया जो है उसने एग्रीमेंट साइन नहीं किया, ठीक है ना। इंडिया ने कहा कि मैं अभी स्टैंड स्टिल रहूंगा, मैं अभी देखूंगा फिर क्या होता है, उसके बाद डिसाइड होगा। गेट, बात आई समझ में आपके, ठीक है। तो जब ये बात हो गई कि यार हम मतलब वो साइन नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट हम साइन नहीं करेंगे, जैसे क्या होता है जम्मू एंड कश्मीर जो था वो इंडिपेंडेंट रहना चाह रहा है। अब आप इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे हो, लेकिन साथ में आपके बगल में एक पाकिस्तान है और एक इंडिया है, और वो आप पाकिस्तान और इंडिया कैसा है, पाकिस्तान इंडिया पता है कैसा है, दोनों खाने के लिए तैयार बैठे हैं जम्मू कश्मीर को। दो शेरों के बीच में अगर एक बीच में एक मेमना फंसा रहेगा, जब तुम्हारे पास बड़ी आर्मी नहीं है तो हाउ विल यू डील, कैसे डील करोगे, हैं? और आप ये चाह रहे हो कि बकरी शेर हमारे घर में आ जाया करे और और क्या नाम है हमें छोड़ दिया करे, और आप दोनों तरफ साइड में, एक तरफ भेड़िया एक तरफ शेर है, कैसा क्या फील हो रहा है?
है भाई? सलमान, क्या होगा बताओ? कुछ हो कुछ होगा सही मामला या कुछ गड़बड़ रहेगा? हैं? बोलो। दोनों स्टैंड स्टिल रहने देंगे या एग्रीमेंट रहने देंगे? आवाज नहीं रहने देंगे ना? हैं? नहीं रहने देंगे। और जब नहीं रहने देंगे तो फिर क्या होगा? तब यहाँ इसने इंडिया ने पाकिस्तान ने तो साइन कर दिया, लेकिन इंडिया ने कहा मैं वेट एंड वॉच, मैं देखता हूँ क्या होता है। ठीक है ना? मैं देखता हूँ क्या होता है। ओके, अब बताओ कि वेट एंड वॉच वाला जो बात हुई कि भाई मैं देखता हूँ क्या होगा। अब ये सोचो कि क्या नाम है, पाकिस्तान को वो देखेगा कि नहीं देखेगा? कि पाकिस्तान देखेगा आराम से? सोच के बताओ। पाकिस्तान बैठेगा, वेट एंड वॉच करेगा? वो नहीं। उसने क्या किया? हमला कर दिया। ठीक है ना? बोला कि मैं क्या नाम है, नहीं रहने दूंगा कश्मीर को, अकेले नहीं रहने दूंगा। क्या करूंगा? आजाद कश्मीर की जो आप मांग कर रहे हो वो नहीं रहेगा। एक तरह से मतलब उनका ये था कि कहीं उनको भी एक ये था कि कहीं इंडिया हमला ना कर दे, तो उन्होंने पहले हमला कर दिया इंडिया। अब महाराजा हरि सिंह को दिक्कत हो गई। क्या हो गई दिक्कत? महाराजा हरि सिंह ने कहा सर ऐसा करिए, इंडिया से मदद मांग ली, क्योंकि अपनी तो आर्मी है नहीं कि पाकिस्तान से लड़ सके। महाराजा हरि सिंह ने मदद मांग ली। मदद करने के लिए अब नेहरू चुपचाप बैठे हुए हैं कि कैसे मदद करें भाई, हम दूसरी तुम फॉरेन टेरिटरी, हम कैसे चले जाएंगे तुम्हारे पास? ठीक है ना? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा उस समय कि ऐसा करिए आप ना, एक डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दीजिए, और डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करेंगे तो इंडियन फोर्सेस आपकी मदद कर देंगी। गेटिंग? अब जब डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करेंगे तो मदद करेगी। अब उन्होंने कहा हाँ ठीक है भाई, अगर इंटरनेशनल लॉज को हम रिस्पेक्ट करते हैं, अगर ऐसा कुछ आप करते हैं तो वी विल प्रोटेक्ट यू। अब पता चला मजबूरी में महाराजा हरि सिंह ने कहा कि ठीक है, हम डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं और इसमें आप हमारी हेल्प करिए, और फर्दर फर्दर जो रहेगा यानी कि अभी आप ये करिए, और उसके बाद आप रेफरेंडम कराइएगा, और हमारी जनता जो चाहेगी वैसा आप करिएगा। ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है कि इंडियन फोर्सेस घुस जाती हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के बाद, और सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह वहाँ पे ट्रूप्स वगैरह भेजते हैं। अब क्या होता है कि पीछे पुश करना शुरू करते हैं कश्मीरी आज़ाद कश्मीर फोर्सेस को, और उनको क्या नाम है, पाकिस्तान फोर्सेस को पुश करते करते वो जहाँ पे रुकते हैं, जहाँ पे कंट्रोल कर पाते हैं, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या बोलते हैं? एक मोटी मोटी बात पहले समझ लो। ठीक है? लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके? तो वो बॉर्डर नहीं है, वो रेड क्लिफ लाइन नहीं है, वो क्या है? बॉर्डर ऑफ कंट्रोल है। ठीक है भाई? बात समझ आ रही है? अब बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाके उन्होंने पाकिस्तान को रोक लिया। अब वहां से क्या होता है, अब इंडिया के साथ अच्छा पंगा क्यों स्टार्ट हुआ वो थोड़ा समझ लो। लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाके रुक गए सब। अब इंडिया चाह भी रहा है कि रेफरेंडम करवा ले। अच्छा उस समय कश्मीरी प्रो इंडियन थे, पता है 50s में, 1950s में कश्मीरी प्रो इंडियन थे ज्यादा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब पाकिस्तान अगर हमला कर रहा है या कुछ, हम सेकुलर स्टेट चाहते हैं, बट ये है कि इंडिया ने हमारा हेल्प किया है। उस समय रेफरेंडम करवा लेते अगर, तो शायद इंडिया के फेवर में वो लोग वोट कर देते। लेकिन हुआ क्या? इन्होंने ये सोचा कि नहीं, हमें तो उधर जाने का है। किधर? किधर जाना है? को क्रॉस करना है। और जिसको आप आजाद कश्मीर कह रहे हो या पीओके कह रहे हो, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उस पे उसको हमें क्रॉस करना है। और कहाँ जाना है? हमें पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन तक जाना है। जब रेड क्लिफ लाइन हो जाएगी, नहीं पूरे कश्मीर हो जाएगा, तब हम रेफरेंडम कराएंगे। वो पॉसिबल नहीं हो पाया, बार बार यूएन आ गया, सीज फायर हो गया, चीजें हो गई। अब क्या हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल में ना पाकिस्तान को उधर पुश हो पा रहा है, ना इंडिया इधर नीचे अंदर आ रहा है। अब वो पाकिस्तान कह रहा है ये इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो अभी हमारा कश्मीर है। हम कह रहे हैं वो पीओके है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और उसको आजाद कश्मीर भी कहते हैं पाकिस्तान की तरफ से। अब पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और इंडिया इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये दोनों के बीच में कुछ लोग उसको आईओके, कुछ लोग पीओके कह रहे हैं। ठीक है ना? ये पूरा कहानी शुरू हुई। अच्छा फिर एक ये हुआ कि ठीक है, जब तक नहीं होता है कोई, तो इसमें स्पेशल स्टेटस दे दिया है कश्मीर को। कश्मीर का अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया। उसको ये किया गया कि डिफेंस का मैटर, फॉरेन अफेयर्स का मैटर, और ये जो मैटर्स हैं मैक्सिमम 2-3 मैटर को छोड़कर कम्युनिकेशन का मैटर है, इसको इंडिया देखेगी। बाकी जो मैटर्स हैं उनको अपना स्टेट जो है इंडिपेंडेंटली देखेगा। ये चीज़ शुरू हो गई थी, और बहुत दिनों तक जो है ये चीज़ चलती भी रही। आपको पता है कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, डुअल सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट था,
आपको ये भी पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो कश्मीर का अडॉप्ट किया गया वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको अप्रूव किया था, ऐसा नहीं है वहाँ की, लेकिन वहाँ की स्टेट असेंबली से। तो वहाँ की स्टेट असेंबली इतनी पावरफुल थी जैसे इंडिया का पार्लियामेंट। तो ये पूरी कहानी थी उनकी। लेकिन आपको पता है कि ये कभी ये मतलब एक हमने उसे शिमला एग्रीमेंट और कई सारे एग्रीमेंट साइन किए कि किसी तरह से कश्मीर मुद्दा हल हो जाए। बहुत सारे यूएन में रिजोल्यूशन हुआ कि किसी तरह से पहले यहाँ से क्या करें, हम लोग पाकिस्तान वो रेड क्लिफ लाइन तक पहुंच जाएं, उसके बाद रेफरेंडम कराएं। लेकिन इस बीच में आपको पता है कि कुछ पाकिस्तान से सिंपैथी कुछ यूथ की रही। पाकिस्तान के आईएसआई ने काफी काम किया, उसको खालिस्तान के ऊपर काम किया। खालिस्तान के ऊपर आपको पता है काम किया है बहुत ज्यादा। खालिस्तान के अलावा जो है आपका खालिस्तान को पूरा मतलब उसमें खालिस्तान बनाने के लिए एकदम लगे हुए थे पंजाब, पूरे पंजाब को, ठीक है, अमृतसर को सेंटर बना दिया था। आपने देखा है जिसके लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा हमें, ठीक है, बब्बर खालसा आतंकवादी ग्रुप है, आपको पता है। तो यहाँ पे एक नहीं, सिर्फ जम्मू कश्मीर डिमांड नहीं कर रहा है, पंजाब भी डिमांड कर रहा है। वो चाह रहा है कि मैं जो है क्या करूं, एक अलग से कंट्री बना लूं, ठीक है। वो बब्बर खालसा ग्रुप वाले चाह रहे हैं। कश्मीर चाह रहा है, वहां पे कश्मीर का रेफरेंडम तो छोड़ो, रेफरेंडम क्या होगा, धीरे धीरे हमें मजबूर होकर इंडिया को वहां अफ्स्पा लागू करना पड़ा। थोड़ा बेसिक बात समझा रही है, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। अब जब ये आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लागू हुआ, क्यों लागू हुआ, क्योंकि कुछ ऐसी भी चीजें थी भाई, आईएसआई कुछ यूथ को भड़का भी रही थी, कुछ लोग प्रोएक्टिव हो रहे थे, कुछ और थी, और कुछ जो ज्यादा भी कर रहे थे ये फोर्सेज। उस समय कम जाती थी, लेकिन जहां पे पावर थोड़ी ज्यादा मिल जाती है ना, वहां पे वो कश्मीर को हेवन समझने लग गए कि कुछ भी करो कश्मीर के नाम पर, इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पर। तो वहां पे फोर्सेज ने भी बड़े जुल्म किए, और जब आसफा मिल गया उनको, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, तो उन्होंने इंतहा कर दी। उससे क्या हुआ, धीरे धीरे यूथ जो है नाराज होता चला गया कश्मीर का। जैसे यूथ भी और लोग भी, यार सोचिए वैसे भी कि किसी के गांव में आप घुसेंगे और पूरी पूरी औरतों के साथ, कई गांव वहां पे ऐसे हैं कि मर्दों को बाहर निकाल दिया और मार दिया, और औरतों को के साथ जाति की। तो अगर ऐसी चीज करेंगे तो कौन आपसे खुश होगा, बताएं, आपसे कौन मिलना चाहेगा। किसी भी कंट्री में आप कहीं भी कोई करे, अरे किसी के घर का एक बच्चे को आप कुछ कर दोगे तो जिंदगी भर प्रो इंडिया नहीं हो सकता, ठीक है, एंटी इंडिया ही रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन हुई है पैदा। कई लोग ऐसे कई जगह पे ऐसा है कि जब यूएपीए जब ये लगा उसका, तो इसमें आपको पता है स्पेशल पावर है, किसी को भी अरेस्ट करो। इसमें आर्टिकल 22 को भी ध्यान में नहीं रखते कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, क्या नहीं करना। जैसे टाटा और कोटा में किया था, वो टाटा कोटा थोड़ी टाइम के लिए इंडिया पे लागू हुआ था, लेकिन वहां पे तो समझ लो टाटा कोटा हमेशा लागू हो गया उसके बाद। वहां जब मर्जी तब किसी को उठा ले रहे हैं शक के बिना पर। उसको कहाँ वो चला गया, कौन सी जेल में है, मर गया, जिंदा है, उनके माँ बाप को पता ही नहीं। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो आप बताइए कि कौन कौन जो है प्रो इंडिया हो पाएगा। तो ये जब आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लगा उसका, तो इसके खिलाफ जो है बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, गोलियां चली, और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे जुल्म भी किए। तो इसकी वजह से आप ये देखें, ये जो प्रॉब्लम थी कश्मीर की वो कभी सॉल्व नहीं हुई। अब अस्पा के बाद लोग और नाराज होते चले गए, और नाराज होते चले गए। फिर वहां पे कुछ लोगों ने हथियार उठा लिया, कुछ पढ़े लिखे लोगों ने भी हथियार उठाया, उनको न्यूट्रलाइज करने के चक्कर में कुछ इनोसेंट लोगों को भी मारा गया। मतलब जाहिर सी बात है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो वो चीजें होती रही। इधर फोर्सेस की भी प्रॉब्लम है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन इसमें मिलिटेंट है और कौन, क्योंकि एक भाई मिलिटेंट नेचर का है और एक भाई पुलिस में जा रहा है, वहीं आईपीएस हो रहा है। तो कुछ कंफर्म इनको भी, ये भी कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है। उधर वो लोग भी कंफ्यूजन में है, हम करें क्या, इंडिया के साथ जाए, पाकिस्तान के साथ जाए, या हम आजाद कश्मीर आपको कोई रहने नहीं देगा। जाहिर सी बात है, आपने फना मूवी देखी होगी, उसमें वो आजाद कश्मीर की बात कर रहा था, आमिर खान, है ना। लेकिन आजाद वो पाकिस्तान को भी नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ प्रो पाकिस्तान है, कुछ प्रो इंडिया है, लेकिन ज्यादातर लोग तो चाहते हैं कि हमें अलग ही रहने दो। लेकिन अलग तुम्हें रहने कौन देगा। एक चीज सोचो आप, पहले तो यह है कि जब इधर तो इंडिया है, चलो इंडिया एक बार टॉलरेंट हो जाए, क्या है कि ठीक है हम अलग रहने देते हैं, पाकिस्तान रहने देगा, वो नहीं रहने देगा। चलो पाकिस्तान भी मान जाए एक बार, तो क्या एलएसी पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना नहीं खड़ा है, वो लद्दाख में घुसा आ रहा है तो इधर से नहीं घुसाएगा। आप सोचिए, तो एक आपके पास इतनी बड़ी फोर्स नहीं है, कोई आप एटॉमिक पावर नहीं, और तीन एटॉमिक पावर कंट्रीज आपके चारों तरफ तेरे से घिरे हुई हैं, आपको कैसे, और आप इतना खूबसूरत हो, और खूबसूरत चीज को कोई क्यों छोड़ देगा। इतनी खूबसूरत, इतना प्रॉस्पेरस स्टेट है, आप देखोगे प्रॉस्पेरिटी में आज भी इतना कुछ होने के बावजूद इंडिया के में जीडीपी में बहुत अच्छे नंबर पे आता है। वहां के जो लोग हैं वो अच्छे रिच हैं, वहां पे कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसका अपना घर ना हो। लोगों के पास अपने अपने घर हैं सबके पास। मेरे जितना वो पूरा कश्मीर का बैच मैंने मेरा हर साल, हर दूसरे तीसरे साल कश्मीर का पूरा बैच रहता है, तो मैं वहाँ की तो पूरी इनसाइट्स जानता हूँ बहुत अच्छे से, कैसे वो लोग रहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या है। बहुत सारी चीज़ें मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलता हूँ, वो अलग बात है कि अब सब चीज़ें रिकॉर्डिंग में है, तो ऐसे बहुत सी बातें नहीं बोल सकता हूँ। जानता हूँ बहुत अच्छे से कैसे वो लोग रहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या है।
बहुत सारी चीज़ें मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलता हूँ। वो अलग बात है कि अब सब चीज़ें रिकॉर्डिंग में है तो ऐसे बहुत सी बातें नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन उनके साथ ज़्यादती बहुत हुई है और उनमें भी कुछ ऐसा जो मीडिया के क्या पंगा है। अभी आपका जो होमवर्क है, आपका जो काम करना है वो ये है कि पहले आप जाइए कश्मीर का आप लोग मैप एक बार देखिए अच्छे से खोल के। गिलगित बल्तिस्तान, जम्मू कश्मीर, कश्मीर वैली को देखिए, जम्मू को देखिए, लद्दाख को देखिए, करगिल को देखिए। ये पूरा रीजन पहले आप इसकी ज्योग्राफी को अच्छे से देखिए, ठीक है? उसका एलो एक बार लाइन ऑफ कंट्रोल देखिए और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल देखिए, कहां तक चाइना घुसा हुआ है, ठीक है ना? आप देखेंगे लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वो कश्मीर का अक्साई चीन का पूरा पार्ट जो है वो यहाँ पे घुसा हुआ है चाइना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बना के। दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल बना के गैडिंग पाकिस्तान। तो इन दोनों को देखिए, आप देखिए दोनों का अगर मिला दिया जाए तो जितना हमारे पास कश्मीर है उससे ज्यादा या उसके लगभग उतना तो वही लोग ले गए हैं, है कि नहीं है? कुछ ले गया पाकिस्तान। पाकिस्तान तो आज का अगर देखा जाए जब इंडिया, तो उसके हिसाब से पाकिस्तान के पास कम नहीं है। अब देख लीजिए, मैप दिया हुआ है ना आपकी बुक में, देखिए काफी बड़ा एरिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का है। फिर अक्साई चीन बोल के वो चाइना ने ले लिया, उधर वाला एरिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला, ठीक है? हमारे पास बचा क्या? अब हमने भी डिवाइड कर दिया उसको, लद्दाख है करगिल में, लेह और करगिल में, यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। उधर 2 डिस्ट्रिक्ट वहां दे दिया हमने, लेह और क्या नाम है करगिल। और इधर वाला जो पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर वाला, इसमें जम्मू जो है हिंदू डोमिनेटेड पॉपुलेशन है, तो बहुत आइसोलेट कर दिया हमने कश्मीरियों को सिर्फ। और जम्मू भी पता नहीं उनको क्या सेंटीमेंट, क्या गुट्टी पिलाई है कि वहां के मुस्लिम हो या हिंदू हो, बड़ा प्रो कभी उसकी बात नहीं करते हैं, कश्मीरी बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं वो तो डिस्टर्ब्ड एरिया है, आप जम्मू में डेवलपमेंट करिए। मैंने एक दिन बोला कि एक साहब थे, जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी, जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी एक तरह से एक अपने आप में एक यूनिक टाइप की मिलिटेंसी है, ठीक है? और ये जो स्टार्ट हुआ हमारे इंडिया में, अलग अलग इश्यूज़ हैं, उसमें से जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी नॉर्थ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। और वो क्यों शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, कि ये जो है आपको आज की बात नहीं है, न्यू बात नहीं है, ये बहुत पुरानी टाइम की कंट्रोवर्सी है। 1947 से कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई है, ये बात हम लोगों ने करी थी। और मैंने आप लोगों को थोड़ा सा ये बताया था कि महाराजा रंजीत सिंह से स्टार्ट किया था हमने। और महाराजा रंजीत सिंह से मैंने आपको बताया था कि पंजाब के राजा हुआ करते थे महाराजा रंजीत सिंह। और महाराजा रंजीत सिंह के अंडर में ही जम्मू कश्मीर का भी था शासन। लेकिन जब महाराजा रंजीत सिंह के बाद जो है, वहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि कौन लोगों का शासन था? डोगरा लोगों का। किसका था? किसका शासन था? डोगरा डायनेस्टी जो थी वो वहाँ पे रूल कर रही। और उसके जो महाराजा हरि सिंह लास्ट में थे, जहाँ तक हम बात करते हैं, तो महाराजा हरि सिंह वहाँ पे राजा थे, लेकिन वहाँ की जो मोस्ट डोमिनेटिंग पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थे। और जब आज़ादी का जब हमने डॉक्यूमेंट साइन किया, जब हमने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट साइन हुआ, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने हमें आज़ादी तो दी, लेकिन हमें 2 टुकड़ों में डिवाइड करके रेड क्लिफ लाइन खींच के आज़ादी दी। ये बात आप लोगों को सबको समझ में आया है। उसमें एक उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान बना दिया, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, एक पश्चिमी पाकिस्तान बना दिया और एक आपका इंडिया बना दिया। और उसमें एक ऑप्शन रखा गया जो प्रिंसली स्टेट थे उनके सामने, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट था, कि आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं या कोई डोमिनियन, चाहे इंडिया या पाकिस्तान, कोई भी ज्वाइन भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी। ये बात थी। लेकिन राजाओं के पास ऑप्शन बचा कहाँ था, अगर आप सही से देखा जाए, क्योंकि या तो पाकिस्तान या तो इंडिया या उधर चाइना, किसी ना किसी की झोली में तो उनको जाके गिरना ही था। महाराजा हरि सिंह ने कोशिश की कि हम अलग रहें, इंडिपेंडेंट रहें। और उसमें वहाँ के कुछ लीडरान भी थे जो चाहते थे कि अलग रहें, ये इतना मैंने बताया है, सोवरिन रहें और अलग स्टेट रहें। लेकिन आपको पता है कि उधर से पाकिस्तान फोर्सेस ने जब इंडिया के ऊपर हमला किया, मतलब कश्मीर के ऊपर हमला किया उस समय, तो इंडिया का पार्ट कश्मीर नहीं था। अब फॉरेन टेरिटरी में कोई भी ऐसे ही तो घुस नहीं सकता है। तो वहाँ पे माउंटबेटन वगैरह से जब परसुएशन हुआ और बात हुई, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आर्मी भेजने के लिए राज़ी हुए, लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने के लिए कहा। महाराजा हनी सिंह ने डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया कि अभी हमें फ़िलहाल बचाओ और रोको, और उसके बाद में फिर जो है प्लेबिसाइड करवा ले, रही जनता जिधर जाना चाहेगी पाकिस्तान में, इंडिया में, या इंडिपेंडेंट रहना चाहेगी तो वो कर दीजिएगा। जब जो है इंडिया उधर से इंडियन फोर्सेस जब घुसी हैं इधर से,
और जहाँ पे पाकिस्तान को रोक पाई और जहाँ पे फिर यूएन के इंटरवेंशन की वजह से यूएन ने जब इंटरवीन किया तो एक सीज़ फायर हुआ। सीज़ फायर मतलब अब गोली नहीं चलेगी लेकिन कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, ना पाकिस्तान पीछे हट रहा है, ना इंडिया पीछे हट रहा है। दोनों की सिचुएशन में जब वो विथड्रॉ नहीं कर रहे हैं फोर्सेस तो वो वहाँ पे प्लेबिसाइड कराना पॉसिबल नहीं हो पाया। प्लेबिसाइड तब होता जब पीछे हट जाते वो लोग, ठीक है ना? तो प्लेबिसाइड हो सकता था। प्लेबिसाइड का मतलब क्या है कि लोगों का ओपिनियन जानते और उसके हिसाब से उनको उनके हिसाब से शासन कराते। तो जहाँ तक कंट्रोल कर पाई इंडिया वहाँ पे उन लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, फिलहाल हम जम्मू कश्मीर का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन देकर और उसको क्या नाम है एक सैटिस्फाई करते हैं उसकी एस्पिरेशंस को। तो उन्होंने एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जम्मू कश्मीर का, आर्टिकल 370 में उसको स्पेशल स्टेटस दिया, ठीक है? और एक प्रेसिडेंट का ऑर्डर 35 ए लेकर आए। तो चीज़ें जो है आर्टिकल 370 के तहत स्पेशल स्टेटस दिया गया, 35 ए के तहत उनको जो है स्पेशल स्टेटस दिया गया और उसके बाद में फिर उसमें क्या किया गया, स्पेशल स्टेटस देने के बाद उनको एक जम्मू कश्मीर की एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया और उसमें इंडिया जो है एक्सटर्नल मैटर्स वगैरह को देखने की बात थी, बाकी इंटरनल मैटर्स को एक तरह से जम्मू कश्मीर ही देखेगा और यहाँ तक कि वहाँ के सिटीज़न जो थे उनको डुअल सिटीज़नशिप दिया गया, यानी कि इंडिया के वो सिटीज़न हैं, लेकिन हर इंडिया का सिटीज़न कश्मीर का सिटीज़न नहीं है। उनका अलग तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वगैरह बनाई गई और ज़्यादातर प्रोविज़न जो इंडियन लॉ थे वो डायरेक्टली जम्मू कश्मीर पे एप्लीकेबल नहीं होते थे। कोई भी कानून बनता था तो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर होता था, लेकिन जम्मू कश्मीर में मॉडिफ़िकेशन के साथ या वहाँ की असेंबली अगर करती है पारित तभी पास तभी होगा। तो इंडिया ने ये उस पार्ट में जहाँ पे इंडिया था वहाँ तक तो उन्होंने कर लिया। लेकिन प्लेबिसाइड इस तरह से नहीं हो पाया क्योंकि उधर से वो पाकिस्तान हटने को तैयार नहीं था। तो इस तरह से ये हुआ। अब क्या हुआ कि कुछ लोग उस सिम्पैथी में थे, पाकिस्तान की भी सिम्पैथी में कि हम पाकिस्तान चले जाएँ मुस्लिम डोमिनेटेड पॉपुलेशन की तरफ। कुछ लोग आज़ाद कश्मीर चाहते थे और कुछ लोग प्रो इंडिया भी थे। अब ये 3 ट्रायंगल में फँसा हुआ जा रहा था। उधर से चाइना अक्साई चीन से घुसा हुआ आ रहा है। क्या नाम है? अक्साई चीन नाम से ये घुसा हुआ लद्दाख में घुसा हुआ आ रहा है। तो एक तरह से वहाँ पे जहाँ पे रोक रहे हैं हम उसको वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो एक तरह से चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर का वहाँ पे पूरा वो डिस्टर्ब्ड एरिया पूरा जम्मू एंड कश्मीर हो गया। उसमें लद्दाख भी उसका पार्ट था। अभी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख अलग कर दिया है इन्होंने। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है उसको आपने उसका मैप वगैरह भी देखा, गिलगित-बल्तिस्तान देखा होगा, जम्मू देखा होगा, कश्मीर देखा हो गया सारा, ठीक है ना? तो वो पूरा लद्दाख का रीजन देखा होगा। इधर बौद्धिस्ट ज़्यादा हैं, शिया पॉपुलेशन है करगिल वगैरह में और उसके अलावा जम्मू वगैरह और क्या नाम है, श्रीनगर वगैरह में, जम्मू में हिंदू डोमिनेटेड थोड़ा-सा है। श्रीनगर वगैरह में या कश्मीर के अंदर अगर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये पूरा जो है मतलब जम्मू एंड कश्मीर और सारा वो है एरिया। अब अब बात आती है कि इसमें डिस्टर्बेंस कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ? तो डिस्टर्बेंस शुरू इस तरह से होता है कि भई जब मैंने आपको बताया कि सीज़ फायर लग गया, यूएन ने इंटरवीन किया, सीज़ फायर हो गया, वहाँ से एक वेटरी कमिटी बना दी गई यूएन की कि वो देखती रहेगी, सीज़ फायर को ऑब्ज़र्व करती रहेगी। ठीक है, आप ऑब्ज़र्व करते रहो, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। यूएन उसमें है, सब कुछ है, यूएन भी एक प्लेयर है बीच में। सीज़ फायर कर रखा है, जो सीज़ फायर का वायलेशन करता है, फिर उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात की जाती है, सैंक्शन लगाने की बात की जाती है। वो सारी जगह अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो मतलब बात थी कि कैसे इसका सॉल्यूशन निकलेगा, बातचीत से निकलेगा, गोली से निकलेगा, कैसे होगा, तो वो समझ ही नहीं आया आज तक वो मुद्दा बर्निंग टॉपिक बना हुआ है। फिर इसीलिए क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था, तो कुछ यूथ जो है वो चाह रहे थे, कुछ जो लोग थे, कुछ लीडरान का मतलब अपना रोटी सेकनी थी उनको पॉलिटिकल, तो उन्होंने कुछ लोग प्रो पाकिस्तानी हो गए, अलगाववादी जिनको हम लोग कहते हैं, अलग होना मतलब पाकिस्तान की तरफ जाना, प्रो पाकिस्तानी। कुछ लोग अलगाववादी हो गए जो अलग रहना है, ना पाकिस्तान ना इंडिया, वो अपना इंडिपेंडेंट रहने की बात कर रहे हैं, जैसा वो पहले स्टेटस हुआ था उनका, वैसा रखना चाह रहे हैं। और कुछ लोग जो है प्रो इंडियन है, जो जम्मू कश्मीर वगैरह की तरफ वाले। पहले ज़्यादातर जम्मू कश्मीरी जो इधर वाले थे पाकिस्तान मतलब ऑक्यूपाइड कश्मीर के अलावा इधर वाले जो थे, वो ज़्यादातर चाहते थे कि इंडिया की तरफ चले जाएँ, ज़्यादातर लोगों का था। लेकिन क्योंकि ये एक था ना कि मतलब पूरा कश्मीर आ जाए तब हम प्लेबिसाइड कराएँ तब वो बात हो, ठीक है ना? कश्मीर हमारा है वो वाला स्टूड। तो वो कभी भी हो नहीं पाया, पीछे वो हटे नहीं तो प्लेबिसाइड हुआ नहीं। अब प्लेबिसाइड नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे कुछ लोग तो थे ना जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे या इंडिपेंडेंट रहना चाह रहे थे। तो इंडिया को इससे बड़ी परेशानी हुई। इंडिया ने चाहा कि इनको किस तरह से सुधारा जाए, ये बंदे जो हैं ये तो हमारे खिलाफ जा रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने जो किया वो ये किया कि भई हम लोगों को कुछ फ़ोर्स यूज़ करना पड़ेगा इंटरनल सिक्योरिटी में। आपको पता है कि भई कहीं हार्ड भी होना पड़ता है, कहीं एलिमिनेट भी करना पड़ता है, जैसा आप लोगों ने देखा है। कुछ टेररिस्ट एलिमेंट जहाँ हथियार उठाकर फ़ोर्सेज़ के ऊपर हमला कर रहे हैं, तो वहाँ हार्ड होना पड़ेगा। तो उन्होंने जब हार्ड होने के लिए एक कानून, स्पेशल कानून भी लेकर आ गए, आस्फा आपको पता है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। जब वो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आए, तो उसके अंदर आपको पता है कि आर्टिकल 22 तक का भी वायलेशन होता है उसके अंदर। उसमें तो ये है ही नहीं कि अगर मैं उसमें ये है कि आपको अरेस्ट किया गया, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाए।
ठीक है ना? वो क्या 24 घंटे के अंदर, उसमें तो 1-1 साल तक रखे हुए हैं, गायब कर दे रहे हैं, तो आस-पास से के वजह से इस स्पेशल पावर बहुत मिल गई फ़ोर्सेस को, जिससे उन्होंने काफ़ी सारी उन लोगों ज़्यादती भी हुई इससे, क्योंकि मैंने बताया था ना कि पावर करप्ट बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, तो वो वाली कहानी वहाँ पे हो गई। अब जब ये चीज़ हुई तब वहाँ के यूथ धीरे-धीरे इनसे इंडिया से मुँह मोड़ने लगे और नाराज़ होने लग गए, और उसमें फिर कई लोगों के घरों से गोली मार दी गई, कुछ किया गया। तो कश्मीरी जो लोग थे, वो सही मायने में बहुत सारे जो लोग थे वो इंडिया से नाराज़गी उनकी बढ़ती चली गई। उसमें कई लोगों के ऐसे, अभी रिसेंटली मेरी एक स्टूडेंट थी, उसके भाई वगैरह मेरे पास पढ़ती थी वो, यहाँ पे कोचिंग के लिए आई थी कश्मीर के, उसके कोई टीचर रहे होंगे, बहुत वो फ़ेमस टीचर थे, तो उनको मतलब वहाँ के काफ़ी मानते थे उनको, तो उन लोगों ने उनको सिक्योरिटी फ़ोर्सेस ने गोली मार दी थी या कुछ कह दिया था। तो फिर उन्होंने जो है मतलब पूरा उस उन लोगों ने वो लगा रखा था, स्टेटस वगैरह लगा रखा था, बहुत मतलब रो रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब वो था। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ देखने को मिलती रहती हैं। जिसमें मतलब आम आदमी जो प्रोफ़ेसर है, पढ़ा रहा है, उसको कुछ भी करके उठा लिया और फिर उसको उसकी एक आइडियोलॉजी देखी कि इसका एक अलाइन टुवर्ड्स अलगाववादी या कुछ ऐसा, तो वहाँ पे उन्होंने कर दिया। फिर वो लोग फिर उ उनके उस रिएक्शन में उसके भाई-वाई हैं या उसके परिवार के लोग हैं या कुछ और लोग हैं जो मतलब क उनकी ठ सेंटिमेंट को लेते हुए उठते हैं, हथियार उठाते हैं कि मतलब हम करेंगे। तो इसी तरह की चीज़ें चल रही हैं। फिर इधर से रिएक्शन जो होता है या एक्शन जो होता है, यानी एक-दूसरे का कोई इधर एक्शन करता है तो उसका रिएक्शन उधर दिखाई देता है, उधर से कोई एक्शन होता है तो इधर से रिएक्शन दिखाई देता है। जिसमें से आप लोगों ने कई नाम सुने होंगे, बुरहान वानी का नाम सुना होगा। आपने जो है कई सारे ऐसे लोगों का नाम सुना होगा ना, उसमें फिर इधर से सिक्योरिटी फ़ोर्स से एक लड़का औरंगज़ेब जो है, जो मारा गया था काफ़ी ब्रेवरी से लड़ते हुए। तो ऐसे कई वेक्सेशन क्या है, रेफ़रेंडम वाली बात मैंने बता दी, बताया था ना? कश्मीर का यूएन कनेक्शन ये बता दिया। अच्छा चलें इसको यहाँ से देख लेते हैं, कश्मीर का यूएन कनेक्शन से स्टार्ट करते हैं, बाकी तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। आ गया है ना? पीछे की कहानी समझ में आ गई ना? कश्मीर का यूएन कनेक्शन से स्टार्ट करें? साज़िया, वो रिदा, साज़िया कोई भी बता दो। तो देखो, एट दिस स्टेज माउंटबेटन सजेस्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रिफर द कश्मीर प्रॉब्लम टू यूएन। अब जब ये इस तरह की सिचुएशन हुई तो माउंटबेटन ने क्या कहा कि चले जाओ भैया, यूएन चले जाओ, ठीक है ना? यूएन नया नया बना है, उसको भी तो कुछ काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। तो इसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इंटरवीन करे, ठीक है, सीज़ फायर करवाए, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने किया इंटरवीन। इंडिया और पाकिस्तान जो है वो एक सीज़ फायर वाले उसमें एग्रीमेंट में पहुंच गए 1 जनवरी 1949। इस डेट को याद रखिएगा, ठीक है ना? ये सीज़ फायर जब इस्टेब्लिश हुआ तो इसको लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया। साइज फायर जब इस्टेब्लिश हुआ, यानी सीज़ फायर कर दिया, यानी कि अब गोली नहीं चलाएंगे, तो आपका क्या हो गया, ये लाइन ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल कितना है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, आप देखें, देख रहे हैं ये, और एक्चुअल में रेड क्लिफ लाइन ये है, ये जो मैं इससे कर रहा हूँ ना, ये वाला, ये है रेड क्लिफ लाइन, देख रहे हैं कितना अंदर तक घुसे हुए हैं ये। हम्म। और एक खेल और हो गया, यहाँ इसने तो इन्वॉल्व, यहाँ पे इसने चाइना को भी इन्वॉल्व कर लिया, देख रहे हो? यहाँ जो खेल हुआ है ये वाला खेल, जरा थोड़ा देखिएगा आप लोग। अभी तक खुद तो था ही चाइना, हैं, खुद तो मतलब पाकिस्तान था ही, उसको मज़ा नहीं आया कि हम ये इतना पार्ट उसने जो है चाइना को दे दिया, खुद ऑक्यूपाई कर रखा था, टेरिटरी सेडेड टू चाइना इन 1963, उसने चाइना को दे दिया, बताइए, ठीक है? और यहाँ पे अक्साई चीन में ये घुसा हुआ है पाकिस्तान, वो चाइना, तो यानी दोनों तरफ से हमें दुश्मन जो है घुसे हुए हैं। अब इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हमारा कम पड़ जा रहा है, देख रहे हो ना कश्मीर, तो ये हमारा जम्मू कश्मीर, इसमें भी लद्दाख और ये अलग हो गया। तो ये आपका एरिया जो आपको दिख रहा है ये है जो हमारे पास अब एरिया है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब जब पे जहाँ पे हम लोगों ने सीज़ फायर कर दिया वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया, तो काफ़ी अच्छा खासा एरिया जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर है। तो इन 1951 यूएन पास एंड रेजोल्यूशन प्रोवाइड फॉर द रेफरेंडम अंडर द यूएन सुपरविजन आफ्टर पाकिस्तान विड्रॉ कर ले ट्रूप को, लेकिन अभी पाकिस्तान ने कभी किया नहीं। एक यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया और पाकिस्तान के लिए बनाया गया, ये ध्यान रखिएगा, यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, UNMOGIP ये बनाया गया, किसके लिए? ऑब्जर्वर ग्रुप है, ये देखता है कि कोई सीज फायर का वायलेशन वगैरह ना करे, ठीक है, ताकि पीसफुली
चीज़ें चलाई जा सकें। ठीक है, स्टिल क्या है कि सीज़ फायर का वायलेशन होता रहता है, वायलेशन की रिपोर्ट्स मिलती रहती हैं। इट इज़ नॉट फॉर द जम्मू एंड कश्मीर दैट एक्सेशन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इज स्टिल अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज स्टिल ऑन द एजेंडा ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो एक यही ये एजेंडा सिक्योरिटी काउंसिल में है, ये एजेंडा अभी तक। ठीक है, ये सिर्फ मैटर जो है जम्मू एंड कश्मीर का मैटर इंडिया और पाकिस्तान का ही मैटर नहीं है, ये एजेंडा में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के भी रहता है, क्योंकि पता है अगर इंडिया पाकिस्तान इस तरह से लड़ेंगे तो फिर वर्ल्ड वॉर तक हो सकता है, एक दो लॉबी अगर बन गई ऐसी तो। ठीक है, सिंस देन Kashmir has been the main obstacle of the path of friendly relation between the India and Pakistan. India has regarded Kashmir accession as final and irrevocable, and Kashmir as its integral part. Pakistan continues to deny this claim and tries to raise the issue on the international platform, while India says that it is a bilateral issue. अब यहाँ पे क्या है कि वो कहता है, जब इंडिया क्या कह रहा है कि इंडिया कहता है कि कश्मीर हमारा है, जैसे हम लोग अक्सर सुनना होगा आप लोगों ने, हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा इंटीग्रल पार्ट है, हमारा पार्ट है, हमें मिला है, हमारा है कश्मीर। ठीक है ना, तो वो कहता है पाकिस्तान कहता है कि तुम्हारा कैसे हो गया ये इंडिया, कश्मीर तुम्हारा कैसे हो गया, कौन से किस हक से तुम कश्मीर मांग रहे हो, तुमने कौन सा क्या नाम है, तुम्हें वहाँ के लोगों ने चुना है, कौन सा रेफरेंडम तुमने कराया है, कैसे तुम कह रहे हो कि तुम्हारा है। तो ये क्या नाम है गलत है, यूएन में प्रूफ करो कि कैसे तुम्हारा कश्मीर है। तो वहाँ पे भाई बात तो सही है कि मतलब कि इतना वो ऐसा तो है नहीं कि ब्लैक एंड वाइट में चीज़ों की एकदम कह दिया जाए कि हाँ भाई डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, लो रजिस्ट्री रखी हुई है, लो ले जाओ देख लो, डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सटेंशन है। ठीक है, जिसमें भी मतलब जो है एक स्पेशल कंडीशन में सब एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है, अलग से कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया था, वो सारी बातें तो जाहिर सी बात है पूरी तरह पार तो नहीं था। तो ये मतलब कहीं ना कहीं वो चलता रहता है, इसीलिए सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। पाकिस्तान कहता है कि जो है इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में लेके चलो और बताओ कि लोग डिसाइड करें कि कैसे तुम्हारा इंडिया है, और इंडिया कहता है कि ये हमारा बायलैटरल इशू, हम इंटरनेशनल फॉरम पे क्यों जाएं। ठीक है, अब इंडिया को भी ये मसला है, इंडिया के साथ भी, कि अब कश्मीर जो है उसको लेना इतना आसान नहीं रह गया है रेफरेंडम के थ्रू। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कन्वेड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली in 1951, which once again reaffirmed the accession of the state to India in 1956 and finalized the constitution of the state. Jammu and Kashmir constitution reaffirmed that the state is एंड शैल बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत तो ठीक है बनाया गया कि कश्मीर है, लेकिन उसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का तो वो है नहीं, रोल नहीं है, तो वहाँ अक्साई चीन का रोल नहीं है। तो ये सारी वजूहत हैं जिसकी वजह से उसको पूरी तरह से पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा, चाइना एक्सेप्ट कर रहा था। ठीक है, लेकिन जो यहाँ के कश्मीर के लोग हैं वो तो जाहिर सी बात है आपके पार्ट ही हैं, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद में शिमला एग्रीमेंट हुआ था 1972 के अंदर। Withdrawal of the Pakistani troops from the northern area, collectively referred as Pakistan occupied Kashmir by India, and its reintegration with the rest of Jammu and Kashmir has been a primary objective of India during the initial phase of the conflict. However, the objective slowly changed in a shift that became visible during and after 1971 war with Pakistan. A line of control was established after this war, and it is widely believed that during negotiation lead to the Simla Agreement signed in 2nd July 1972। डेट याद रखिएगा, 2 जुलाई 1972 शिमला एग्रीमेंट। ठीक है, ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, फॉलो द वॉर इंडिया एंड पाकिस्तान एग्री टू कन्वर्ट दिस लाइन इनटू द परमानेंट बॉर्डर बिटवीन द टू कंट्रीज। सी यहाँ पे शिमला एग्रीमेंट में देखिए हो क्या रहा है, बोला है कि अब अगर शिमला एग्रीमेंट हो रहा है, नेगोशिएशन चल रहा है, शिमला एग्रीमेंट के तहत इन्होंने कहा कि क्या नाम है, कई वॉर भी हुआ है इसके बाद, आपको पता है। इंडिया एंड पाकिस्तान एग्री टू कन्वर्ट दिस लाइन इनटू परमानेंट बॉर्डर बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है, एवर सिंस इंडिया प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कश्मीर हैज़ बीन टू मेंटेन द स्टेटस क्वो एंड कन्वर्ट एलओसी इनटू अ इंटरनेशनल बॉर्डर। देखिए खेल क्या हो गया, मिलिटेंसी ऐसी हो गई और इस तरह की चीज़ें हो गई कि समझ में आया कि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड क्या कश्मीर, तो क्या जो कश्मीर हमारे पास है वो भी शायद हाथ हाथ धो बैठे हैं मुझसे। बात समझ रहे हो, बात समझ आ रही है? अरे मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? तो देखें इसमें यह है कि एक तो वो था कि भाई क्या नाम है, अब इंडिया का जो शिमला एग्रीमेंट में हुआ कि पहले तो जब शुरू में मतलब हुआ है तो ये हुआ 1971 तक, तो ये चला है कि पाकिस्तान हटे, हम पूरा कश्मीर हमारा है। ठीक है ना, अखंड भारत बनाने वाला कहानी। लेकिन जब आपने देखा कि ये पॉसिबल नहीं हो पाया, ठीक है कि वो कहे
मतलब वो हो पाएगा, तो लग भी नहीं रहा नियर फ्यूचर में, या डिस्टेंट ड्रीम लग रहा है कि शायद ऐसा हो नहीं पाएगा। ये फील हो गया। जब इंडिया को ये फील हो गया कि ऐसा नहीं हो पाएगा, तो उसने पता है क्या किया? उसने कहा कि ऐसा कहते हैं कि इसको जो है स्टेटस को ही मेंटेन कराते हैं, और शिमला एग्रीमेंट के तहत तो ये कहानी हो गई कि इन दोनों को जो है मतलब जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको परमानेंट बॉर्डर ही बना दो, बात ही खत्म करो, और ये डिस्प्यूट ही सॉल्व कर दो। तो अभी ये है कि स्टेटस को मेंटेन करने में और एलओसी को जो है इंटरनेशनल बॉर्डर में कन्वर्ट करने में इंडिया भी एग्री हो रहा है। अब ये स्टैंड चल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, कश्मीर मिलिटेंसी, लो इंटेंसिटी वॉर और प्रॉक्सी वॉर बाय आईएसआई। ये क्या है? कश्मीर मिलिटेंसी का इशू क्या है और क्या चीज़ है? अब तो इशू तो वो समझ में आ गया होगा कि क्या चाह रहे हैं। लोग नाराज हैं, तो अब ये भी समझ में आ गया कि पाकिस्तान कोई ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो क्या हमें जो अभी हमारे पास कश्मीर है उसी को रिटेन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए अब ये मिलिटेंसी की वजह से, तो कश्मीर मिलिटेंसी लो इंटेंसिटी का वॉर कहा जाए या प्रॉक्सी वॉर भाई आईएसआई, इस पे डिबेट है। बताओ, इसके पीछे की बातें समझ में आ गई हैं सबको? है भाई? साजिया तुम्हें आई? तुम बोल नहीं रही हो। हम्म? अच्छा। और नदीम, सलमान, समझ में आ गई? आसान है यार, समझ में तो आई गया। अब देखें, कश्मीर मिलिटेंसी, लो इंटेंसिटी वॉर और प्रॉक्सी वॉर। तो कश्मीर मिलिटेंसी, बिगनिंग ऑफ द इंसर्जेंसी। देखो, आफ्टर लूजिंग द इनिशियल बैटल इन 1947 टू मेन वॉर 1965 एंड 71, दो वॉर हमने लड़े हैं पाकिस्तान से। चाइना के बाद इसने फिर हमारे ऊपर 1965 में पाकिस्तान ने हमला किया था, फिर 1971 में पाकिस्तान रिस्टोर्ड दैट द टैक्टिक ऑफ द लो इंटेंसिटी वॉरफेयर एज इट्स रियलाइज दैट इट कुड नॉट विन ओवर द इंडिया इन अ फुल स्केल डायरेक्ट वॉर। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी कंट्री है, इतना आसान नहीं है उसके साथ वॉर में जीत जाना। तो डायरेक्ट वॉर में नहीं जीत पाएंगे, तो ये तो क्लियर हो गया था। तो it first supported the terrorist movement in Punjab and then started a separatist and militant insurgency in Kashmir in the late 1980. The low intensity war between the two countries continue even today in the name of jihad. It is perpetual cause of worry to India. In 1987, a disputed state election acted as a catalyst for the insurgency when it result in some of the state legislative assembly members forming armed insurgent group. In January 1988, a series of demonstration, strike, and attack took place. In 1989, the widespread popular and armed insurgency supported tacitly from across the border started, which during 1990s escalated into one of the most dangerous internal security issue in India. It was the beginning of the Mujahideen insurgency, which continued to this day. The insurgency was directly started by Afghan Mujahideen who entered the Kashmir Valley, followed the end of the Soviet-Afghan War. Initially, the already existing Jammu and Kashmir Liberation Front (JKLF), जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, आपको पता है बैन कर दी गई यूपीए के तहत, यूएपीए के शेड्यूल 1 में है, ये तो आपको बताया था मैंने। ठीक है, पहले तो उसको यूज़ किया गया एज अ पार्ट ऑफ दिस इंसर्जेंसी। इट वाज क्रिएटेड इन 1964, reorganized in 1971, and was then used for the above purpose. JKLF was the main insurgent Kashmiri group in 1990s. Yasin Malik, a leader of JKLF, was one of the Kashmiris to organize militancy in Kashmir. The main demand was independence of Kashmir. Since 1995, one faction of JKLF, under the leadership of Yasin Malik, has renounced the use of violence and called for strictly peaceful method to resolve the dispute. But many new terrorist organization has been leading the violence activities in the valley, like Hizbul Mujahideen, Lashkar Toiba, जैसे मोहम्मद अल बदर, हरकतुल अंसार, Harkatul Jihadul Islami, Huji. They infiltrated through the line of control. Pakistan intelligence, ISI, and the government of Pakistan directly supported, funded, and provide training, weapon, etc. to these terrorist organizations. This could be a well-planned ISI move to replicate the Punjab militancy model. These terrorist groups succeed in the ethnic cleansing in Kashmir by forcing
nearly 4 lakh Kashmiri Pandit to flee the valley. Their property and land were seized, result in an acute demographic change in the valley, and the displaced Pandit, many of whom continue to live in the temporary refugee camp in Jammu and Delhi, are still unable to return safely to their homeland. The Kashmiri's inability to protect them has been one of the stark failure of the successive governments. On the other hand, many human rights organizations such as Amnesty International and Human Rights Watch regularly accuse Indian armed forces for human rights violation like extrajudicial execution, disappearance, torture, suppression of speech of फ्रीडम ऑफ स्पीच इट इज़ इन कश्मीर। तो आप लोगों को ये पूरा पैरा क्योंकि इंपॉर्टेंट था तो मैंने एक एक लाइन के बारे में बात की है। इसमें आप देखें कि अगर इशू को आप समझने की कोशिश करें तो 1947 से इशू चल रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था और चीज़ें लगभग लगभग चल रही थी। लेकिन 1987 के बाद जो है डिस्प्यूटेड इलेक्शन हुआ एक, जिसके अंदर काफ़ी लोगों ने अपने जो मतलब इंसर्जेंट ग्रुप बनाने शुरू किए अपने मतलब सपोर्ट में, हथियार उठा के, मतलब हथियार वाले मोस्ट डेंजरस इंटरनल सिक्योरिटी पैदा कर दी 1990s के बाद में। और जम्मू एंड कश्मीर जो है उसमें बेसिकली ये ज़्यादा पंगा पैदा किया जब सोवियत यूनियन के वॉर में जो है अफ़गानी मिलिटेंट लड़ रहे थे, अफ़गानी जो थे जिहादी लड़ रहे थे। तो लोग मतलब उनको लगा कि हमें जो है यहाँ इन जो जुल्म हो रहा है कश्मीर में वहाँ पे भी हम जाके देखेंगे और उसको भी देखेंगे। तो जब वो आए तो एक ऑलरेडी जो है जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट था जो कि 1964 में क्रिएट किया गया था, वो ऑपरेशन में था, फिर ऑर्गेनाइज किया गया 1971 में। यासीन मलिक जो है उसके लीडर थे 1990 में। और उसके बाद में क्या होता है कि ये कश्मीर की मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वो फर्द उसने मतलब पहले तो शुरू में इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात करी, बाद में वायलेंस के थ्रू, लेकिन बाद में यासीन मलिक का एटीट्यूड चेंज होता है और वो वायलेंस को हटाकर और स्ट्रिक्टली पीसफुल मेथड्स को अपनाने की, भूख हड़ताल वगैरह करने की। आपने देखा होगा यासीन मलिक को कई बार वो भूख हड़ताल पे बैठा होना ये सब करते रहते हैं। तो वो यासीन मलिक जो है वो स्ट्रिक्टली पीसफुल मेथड रिजोल्व को डिस्प्यूट करने को सॉल्व करने के लिए उन्होंने अपनाने की बात की। लेकिन बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, नए नए ऑर्गेनाइजेशन वो आ गए क्योंकि पर्पस है वो कुछ और है ना। तो पर्पस को सर्व करने के लिए जाहिर सी बात है कि मतलब एक नहीं तो दूसरा आएगा। और साथ में अगर आप देखें कि दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस को हम अपनी तरफ से तो क्रिटिसाइज करें ना करें, लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है यूएन वो जो ह्यूमन राइट एमनेस्टी इंटरनेशनल है, यूपीएससी 2015 या 16 कौन से ईयर में आया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो क्या है, और एक मतलब क्या है, या मतलब ह्यूमन राइट एनजीओ है क्या है, इस तरह से क्वेश्चन है। तो वो क्या है, ह्यूमन राइट मूवमेंट है एक बहुत बड़ा एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो वो एनजीओ है, ठीक है, मतलब ह्यूमन राइट के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, चला रही है, ठीक है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल उसके अलावा और बहुत ऑथेंटिक बातें करती है, बहुत ही ह्यूमन राइट के ऊपर काफ़ी काम किया हुआ है वो। उसके अलावा आपका जो है ह्यूमन राइट वॉच है, वो रेगुलरली इंडियन फोर्सेस को एक्यूज़ करती रहती हैं इस चीज़ के लिए कि आप फ्रीडम टॉर्चर करते हैं, डिप लोगों को गायब कर देते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल आप फांसी दे देते हो, और फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप बिना मतलब जजमेंट के पहले ही जजमेंट पास कर देते हो, गोली से मार देते हो। और उसके अलावा आप जो है स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन कश्मीर में स्पेशली आप बर्बाद कर रहे हो। बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक की बात समझ में आ गई भाई? बोलो ना। Present status क्या है? The election held in 2008 was generally regarded as fair by the United Nations Human High Commission for Refugees. They had high voter turnout in spite of call by the militant for a boycott, led to the pro-India Jammu and Kashmir National Conference forming the government in the state, and the higher voter turnout was seen as a sign that people of Kashmir wanted peace and harmony. There has been a change in the strategy by ISI in Kashmir in last 4 or 5 years. Crowd mobilization has been used as a tactic to defame Indian security forces and to internationalize the Kashmir issue. Stone plating has become the routine feature of the street protection protesters in Srinagar since the summer of 2008, when Amarnath land transfer became a hot issue of widespread agitation in the valley. Kashmiri teenagers have been involved in stone plating
There has been protest movement in the Kashmir since 1989. Even a small incident is exaggerated by separatists for gaining political mileage. There was an increase in these incidents after Afzal Guru, the prime accused of the parliamentary attack, was hanged to death in Delhi, February 2013, and encounter of Burhan Wani का नाम सुना होगा in 2016 further worsened the situation in Kashmir, and this also led to increase the radicalization among the youth of the valley. The security situation has deteriorated over last 5 years, which is evident. तो इसमें डेटा से आपको मिल जाएंगे कि कैसे हुआ है। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर आपकी ये कश्मीर की मिलिटेंसी 2008 में अगर प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो ये 2008 से इधर मतलब लोग चाह तो रहे हैं पीसफुल रहना, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट होते जा रहे हैं। वोटिंग वगैरह करने के लिए भी आ रहे हैं, आईएएस वगैरह में भी आपको दिख रहा है आ रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ दिख जाती है जिसकी वजह से जो है फिर प्रोटेस्ट वगैरह शुरू हो जाता है। और आपको पता है प्रोटेस्ट में स्टोन प्लेटिंग वगैरह करना, पत्थर मारना, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो है भी वो बैलेट गन का फायर करना, जिससे कई लोगों की आंखें और जिंदगियां खराब हुई हैं, वो आपको क्या नाम है वो भी है। और यहाँ पे अफजल गुरु जो है उसके जो जो प्राइम एक्यूज माना जाते थे किसका क्या नाम है आपका पार्लियामेंट्री अटैक का, तो उसको हैंग कर जब किया गया, हैंग टू डेथ दिल्ली में 2013 के अंदर, और बुरहान वानी को 2016 के अंदर जब मर्डर किया गया, एनकाउंटर किया गया, तो उस केस में जो है कश्मीर में रेडिकलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ, यूथ का बहुत प्रोटेस्ट हुआ, बहुत प्रोटेस्ट हुआ। बुरहान वानी के टाइम पे तो आपको पता है कितना प्रोटेस्ट हुआ है, इतनी लड़ाई हुई है, इतना मतलब ज़्यादा हुआ है कि मतलब चारों तरफ देख रहे थे कि सब सिर्फ पत्थर मारते थे यूथ जिधर देखो, और पूरा रो रो के सब चल रहे थे। बुरहान वानी को एकदम हीरो बना रखा था उन्होंने, पता है ना ये बात आपको? आपने उस समय देखा होगा बुरहान वानी का बहुत मतलब फोटो वोटो लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे बहुत ज्यादा ना, कि वो किसके लिए था, ये वो बहुत ज़्यादा था ये। 2013 से लेकर और आगे का अगर आप डेटा देखोगे तो काफ़ी सारे 170 इंसिडेंट, 202 इंसिडेंट, 208, 222, 322, 342 ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी मारे गए हैं, सिविलियंस भी मारे गए हैं, ठीक है, और टेररिस्ट भी मारे गए हैं। जैसे 53 2013 के अंदर 53 जो है आपके सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए, 15 जो है वो सिविलियंस मारे गए, और 67 जो है टेररिस्ट मारे गए, टेररिस्ट हैं या आम आदमी जो भी। और 2000 उसमें 47, तो देखिए आप कि टेररिस्ट इतने टेररिस्ट हैं, मतलब 213 टेररिस्ट हैं, 150 टेररिस्ट हैं। अब इतना तो टेररिस्ट नहीं होते हैं इस तरह से कि हर साल इतने इतने लोग मारे जाएं, लेकिन अब उसमें से जिसके ऊपर भी शक होता है उसको मार देते हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेज देखो कितनी कितनी मारी जा रही हैं, ठीक है, तो मतलब 80 लोग मारे जा रहे हैं, 82 लोग, मतलब कुछ ना कुछ बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है, ठीक है। व्हाट इज लो इंटेंसिटी वॉर एंड व्हाई इट इज अडॉप्टेड बाय आईएसआई? क्यों लो इंटेंसिटी वॉर क्यों अप्लाई किया, डायरेक्ट वॉर क्यों नहीं किया गया? लो इंटेंसिटी वॉर क्या होता है? जैसे आम आम रिवॉल्ट है, यानी आप ही के लोगों को भड़का कर आर्म रिवॉल्ट करवा दें, गोरिल्ला वारफेयर छुप के हमला करने वाला, और उसके अलावा पॉलिटिकल जो कि शिवाजी वगैरह करते थे उन्हीं से गोरिल्ला टैक्टिक आई है, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन कराया जाए, नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ाई जाए लोगों से। तो मॉडस ऑपरेंडी जो प्रॉक्सी वॉर की होती है वो क्या है? To run a malicious campaign from Pakistan and POK to mar India's image in print and electronic media। पहले तो इसको ख़राब करना है इनकी इमेज को। The facilitate to facilitate infiltration of the terrorists to the across border and keep Indian security forces continuously या constantly engaged in the fighting terrorists, or to attack the secular foundation of the state and support fundamentalist Islamic activities and ensure exodus of Hindus from the valley, the internationalization of the Kashmir issue at every forum, and painted India as a prosecutor of the Muslim, to increase terrorist activities in Muslim-dominated district of the Jammu region, to change the low intensity war to high intensity war at an appropriate time and terms is war of independence।
और तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें करी जाती हैं लो इंटेंसिटी वॉर के लिए, मतलब ये चीज़ें कर रहे हैं, यानी कि पहले तो अविश्वास पैदा करो एक दूसरे के ऊपर, पाकिस्तान की इंडिया की इमेज ख़राब करनी है, उसमें एक अविश्वास पैदा करना है लोगों के अंदर, और सेकुलर फाउंडेशंस को गिराना है ताकि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ें, ठीक है। और हर फोरम पे जो है इंडिया को मुस्लिम का क्या नाम है आपका परसिक्यूटर जो है वो शो करना है कि मतलब ये तो मुसलमानों को मारे डाल रहे हैं। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को जो है मतलब इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ मुस्लिम जो डोमिनेटेड एरियाज़ हैं जम्मू के, वहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ाना ताकि लोग भड़कें और मतलब इस तरह से क्या नाम है उसके ख़िलाफ़ हों इंडिया के। तो लो इंटेंसिटी वॉर चल रहा है जिसको टाइम आने पर फुल इंटेंसिटी वॉर से लड़ना चाहेंगे लोग, ठीक है। अब सिविल अनरेस्ट जो है जम्मू कश्मीर का जुलाई 2016 से, बुरहान मुजफ्फर वानी was the commander of Hizbul Mujahideen, whose social media campaign had an outreach among a section of Kashmiri Muslim youth, who was killed in an encounter with the security force on 8 July 2016. An estimate crowd of 2 lakh people come to mourn Burhan at his funeral on July 2, described as the largest ever gathering by reporters. Militants were also present in his funeral. After the news of his death spread, violent protest erupted in some areas of Jammu and Kashmir Valley, and separatist leaders have called for the shutdown in the Kashmir, which has been reportedly extended. Police station and security forces has been attacked by the mob. Stone plating and was reported from many area of the Kashmir, including upon the transit camp of the Kashmiri Pandits. Internet services along with the train services were suspended, with the national highway has been closed. Amarnath pilgrimage has been reported resumed and suspended due to the uh, unrest. Hundreds of Kashmiri Pandit employees fled the transit camp during the night time on July 12 due to the constant attack by the protesters on the camp. The house where Burhan Wani was killed set ablaze by the mob on suspicion that the resident had tipped off the security forces about Burhan. यानी कर्फ्यू was imposed in all districts of Kashmir on 15 July 15. The mobile phone network was suspended. By July 16th, 43 people died and over 3,100 people 3,100 यानी 3,100 people including the number of security forces personnel were injured in the protest of Jammu and Kashmir. तो यहाँ आप देखें कि 2016 के बाद जो है जब बुरहान वानी, मैंने आपको बताया ना उसको हीरो कंसिडर करते थे लोग, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था, उसकी जब डेथ होती है तो पूरा सोशल मीडिया पे उसको फैलता है, लोग 2 लाख से ज़्यादा लोग उसमें गैदर हो जाते हैं। सोचो कितने लोग गैदर होते हैं, और रिपोर्टर्स कहते हैं कि मिलिटेंट मतलब सबसे ज़्यादा जो है बड़ा अभी तक की गैदरिंग हुई है, बहुत बड़े बड़े मिलिटेंट उसमें शामिल थे उसमें। और उसमें जो है मतलब कश्मीरी पंडित वगैरह को एकदम खतरा पैदा हो गया उसमें उन लोगों को कि भाई अब पता नहीं क्या कर डालेंगे लोग। तो तब से कश्मीर के अंदर जब कर्फ्यू लग गया, इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया, बहुत कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि क्या नाम है 43 लोग मरे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग मरे थे। और साथ में बहुत सारे लोग जो है वो सिक्योरिटी फोर्स इंजर्ड हुए थे, खासकर जब उन्होंने प्लेट गन्स वगैरह मारी थी तो बहुत सारे लोग वो हुए थे। On July 12, Nawaz Sharif in the statement expressed shock over the killing of Burhan Wani, which was criticized by Indian government. Sharif called Wani as a martyr. तो मार्टायर, जब आप किसी को मार्टायर शहीद कहोगे तो आपका मतलब शहीद कहोगे तो दूसरी कंट्री को बुरा लगेगा ही। भाई एक कंट्री का मैंने बताया ना कि एक कंट्री किसी को फ्रीडम फाइटर कहती है, दूसरा उसको टेररिस्ट कहती है। तो जुलाई 15 द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन रिस्पॉन्स क्रिटिसाइज पाकिस्तान फॉर ग्लोरीफाइंग टेररिस्ट बिलोंगिंग टू द प्रेस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, and PM Narendra Modi criticized the media, alleging it was portraying the and slain Wani as a hero. द सिचुएशन रिटर्निंग क्विकली टू द नॉर्मलसी। फिर इसके बाद में देखो ये कुछ लोग मतलब इस पर काफ़ी दिन कंट्रोवर्सी रही, फिर नॉर्मलसी की तरफ आ गई। दिस इज़ हाईली ट्रेजिक दैट द टेररिज्म इन कश्मीर हैज़ नाउ टेकन सच डीप रूट। इट्स कॉज ऑफ सीरियस कंसर्न ऑफ इंडियन गवर्नमेंट and security forces. Glorifying terrorists at such level of the mass support call for a deep introspection by the government of India.
टाइम हैज़ कम दैट द सेंटर शुड रीथिंक ऑन द कश्मीर स्ट्रेटजी। अब ये बहुत बड़ी बात कह दी है यहाँ पे इन्होंने भी कि देखिए पाकिस्तान तो कहीं ना कहीं वो दिखा ही रहा है, पूरा वर्ल्ड भी देख रहा है। और एक बात ये सोचने की ज़रूरत है कि बुरहान वानी मतलब अगर एक टेररिस्ट था तो इतने लोग क्यों इतने सेंटिमेंट होके रोते हुए उसके फ्यूनरल में इतने लोग, दोस्त 2 लाख लोग, मतलब किसी के उसमें आना, मतलब आप सोचो कि 2 लाख लोग कहीं आपको दिखते हैं कि किसी एक उसमें फ्यूनरल में निकल आए? कोई बड़े से बड़ा मतलब बहुत बड़ा लीडर भी मर जाए तो कोई निकलते हैं इससे 2 लाख लोग? हैं? तो इतना पब्लिक और फिर इतना उसमें मतलब पूरे उस पे करना बुरहान वानी के बाद, तो इतना ज़्यादा क्यों हुआ, क्या चीज़ हुई? तो इंडिया को मतलब ये भी सोचना चाहिए कि अगर 2-2 लाख लोग ऐसे उसके प्रोटेस्ट में निकल रहे हैं और इस तरह से मतलब लोग हैं, तो यूथ को क्यों निकल रहे हैं, क्या उनको है उसमें भी? फिर वो एक एक बंदे के मरने पर इतने लोग निकले और उसके बाद में आपने देखा, खुद ही आप बता रहे हो कि 43-45 लोग और कम से कम 1,500-2,000 जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग इंजर्ड हुए। तो और दो 43-45 या 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए, मर गए मतलब। तो ऐसा क्यों हुआ, जिस पे थिंक सोचने की ज़रूरत है। ठीक है। एक ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया इन द एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन लॉन्च्ड इन जम्मू एंड कश्मीर जुलाई 2017 to flesh out the terrorist. Its long-term plan is to establish peace in the valley, and as mainly as 258 terrorists from various terror outfits like Lashkar, Jaish, Hezbollah, and Al Badr has been shortlisted for Operation All Out. मतलब इन्होंने ये लगाया कि ये टेररिस्ट में लगाया गया कि कोई बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स हैं, जो बड़े बड़े टेररिस्ट हैं, उन इन सब के लश्कर के, जैश के, हिजबुल के, उनको एलिमिनेट करना है। तो उन्होंने एक ऑपरेशन ऑल आउट किया कि सबको हम उड़ा देंगे। इंटेलिजेंस एजेंसी करे आउट द सीक्रेट डिस्टिंक्शन district wise survey to identify the militant hideout and prime location of the terrorist activities were mapped well before the exercise got to go ahead। मतलब ये सब ये है कि अब ये कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह सीक्रेटली डिस्ट्रिक्ट वगैरह में सर्वे कर रहे हैं या करवा रही हैं कि कहाँ पे इनके हाइड आउट्स हैं, कहाँ पे मिलते हैं, कैसे छुपते हैं, क्या है, वो सब मैप करके उनको एलिमिनेट और करा जा सके। फिर पुलवामा एंड आपका बालाकोट पैराडाइम शिफ्ट इन द स्ट्रेटजी अगेंस्ट द टेररिज्म। अब आपको पता है ऑन फरवरी 14 2019 इंडिया में 40 सीआरपीएफ के जवानों को डेडलीस्ट सुसाइडल अटैक हुआ ये, जिसमें 40 सीआरपीएफ जवानों ने अपनी ज़िंदगी खो दी। जम्मू श्रीनगर हाईवे पे 78 vehicle convoy of CRPF were attacked by an explosive laden SUV near uh, Avantipur in Jammu and Kashmir, Pulwama district. The suicide bombing by SUV was conducted by 20 years old suicidal bomber named Adil Ahmed Dar, uh, with uh, with link to the terror outfit Jaise Mohammed, which later claimed the responsibility of the attack. And the Pathankot airbase attack in 2016 was also conducted by this terror outfit. The Pulwama attack led to a wide emotional upsurge in the citizens of the country. In response to this attack on February 26, 2019, Indian Air Force with 12 Mirage 2000 fighter planes struck terrorist camps operating in Balakot and other locations, destroying terror camps of Jaish Mohammed and claimed lives of more than 300 uh, terrorists who were being trained there. It was a non-military preemptive attack after Indian intelligence received information of more of the suicide attacks by the terror outfit. This is a paradigm shift in India's strategy against the terrorism. The strategy of the counterattack at such a massive scale would bring the further fear in the mind of terrorist organization and would act as a deterrent, which in the principle of on which Israel had achieved great success in the counter-terrorism. After 20 years of Kandahar handling over the terrorist, India has changed its image from soft state to a state which can go to any extent in its fight against terrorism. Indian Air Force has entered Pakistan। तो ये वाला जो आप ये मेरी कहानी जो है पूरी, ये आपने देखा कि अब मैं इसको थोड़ा सा वो भी कहूँ कि क्या पॉलिटिकल और क्या वो। अच्छा बताओ आप लोगों को क्या लगता है कि जो ये मतलब वो हमला हुआ उसके बाद में बालाकोट पे जो हमला हुआ मतलब किया इंडियन फोर्सेस ने, तो इसको ये कहा जा रहा है कि ये जो है बेसिकली जो भी किया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, ये
मतलब काउंटर अटैक जो था, इससे हमने पॉलिसी शिफ्ट की है कि हम मारोगे तो हम मारेंगे। मतलब ये है, ये से डर पैदा होगा इन लोगों के अंदर और मिलिटेंट्स के अंदर, और हम लोग भी अटैक करेंगे, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो ये वाला मतलब कहानी जो है वो क्या है? इसको मतलब क्या कहोगे, आपकी ये कहानी है या मतलब सही है? जो भी आप लोगों का समझ में आए, क्योंकि पाकिस्तान फोर्सेस ने कहा कुछ नहीं हुआ, हमारे यहाँ पत्थरों पे फालतू लगाया है, ये सब पॉलिटिकल स्टंट है, ऐसा है वैसा है, बालाकोट वाले हमले को। लेकिन हमारे यहाँ उसको काफ़ी मीडिया में सराहा गया कि हाँ बहुत बढ़िया स्टडी चेंज हुई है, आप लोगों ने क्या नाम है, लोगों को उनको सबक सिखा दिया है और ऐसे वैसे बहुत सारी बातें कही गई। ठीक है। कश्मीर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम इन जम्मू एंड कश्मीर। देखो बहुत सारे गवर्नमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं आपका जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, प्राइम मिनिस्टर पैकेज वगैरह चलाया जा रहा है। तो वो जो भी मतलब स्कीम्स वगैरह हैं उसको आप, प्रोजेक्ट उड़ान है, इसी तरह से गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव वगैरह जो है, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे मतलब हम कोशिश ये हो रही है कि कुछ स्कीम वगैरह के थ्रू और इंटेलिजेंस वगैरह को कश्मीर यूथ को जो है आईएएस वगैरह में आएँ और स्कीम वगैरह वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाए, बेटर रोड्स नेटवर्क वगैरह डेवलप किए जाएँ, और मतलब अब जो उम्मीद वुमेन को एम्पावर करने के लिए हिमायत जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए यूथ के सब्सिडीज़ वगैरह देना, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है। और उसके बाद में आपका आर्टिकल 370, अब ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं कि शुड रिमूव और नॉट, तो आर्टिकल 370 रिमूव हो ही गया है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर से हटा दिया गया है। अब वो हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए आर्ग्यूमेंट इन द फेवर क्या है, ये थोड़ा सा देख लीजिए ताकि आपको एक दिमाग में रहे क्या होना चाहिए। It has created certain psychological barrier, and it is the root cause for the of the all problem Jammu and Kashmir. The article encouraged the secessionist activity within the Jammu and Kashmir and other part of the country. At the time of enactment, it was temporary agreement supposed which was supposed to be repealed gradually. It is an act of constant reminder of the Muslims of Jammu and Kashmir that they have still to merge with the कंट्री। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में अगर 370 के हटाने के लिए बोलें तो ये क्या है कि एब्रोगेशन विद हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंस, it will encourage the secessionists to demand the plebiscite which will lead to internationalize the issue of Jammu and Kashmir. The contention of the article giving rise to the secessionist activities in baseless as states like Assam and Punjab, which do not have any special status, have experienced such problem. It would not only continue a violation of the Solomon undertaking given by India through the instrument of accession, but would also create unnecessary misgiving giving in the mind of the people of Jammu and Kashmir, making the issue more sensitive. तो ये पूरा मतलब ये है कि कहा गया कि बहुत सारी मतलब ज़्यादा इशू सेंसिटिव हो जाएगा, लोग प्रोटेस्ट करेंगे, ये होगा वो होगा, वो भी किया भी गया, लेकिन फिर उसको इन लोगों ने क्या किया, न्यूट्रलाइज करने के लिए इंटरनेट वगैरह बंद कर दिया, सोशल मीडिया बंद कर दिया, सब बंद कर दिया, और सिक्योरिटी फोर्सेज हर घर के सामने तैनात करके 370 हटा ही दिया। Conclusion: it was argued that the abrogation of article is avoidable, as it will certainly raise internationally by Pakistan, and would give a chance to UN and international community to intervene the Jammu and Kashmir, so maintains the status quo and would best possible strategy as of now. तो ये मतलब है कि भाई कहा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर के का जो आर्टिकल 370 है उसको नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि फिर वो इंटरनेशनल इशू बन जाएगा और वो हमेशा चलता रहेगा, पाकिस्तान उसको उठाएगा ज़रूर। ये सारी बातें हुई थी। हाँ, तो इसलिए कह रहे थे नहीं हटाओ, लेकिन आपको पता है हट चुका है, तो उसकी अब कोई रेलेवेंस खास नहीं रह गया है। 35A जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया था 1954 में बाय मींस ऑफ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, एंड दिस वाज पार्ट ऑफ डील। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ऐड किया गया डील स्ट्रक बिटवीन द महाराजा ऑफ कश्मीर, ठीक है, महाराजा ऑफ कश्मीर हरी सिंह एंड रिपब्लिक ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट द प्रिविलेज कश्मीरी रेजिडेंट फ्रॉम आउटसाइड। तो ये किया गया था कि प्रोटेक्शन के लिए। और 35A आर्टिकल is a provision incorporated in the Kashmir in the Constitution, given the Jammu and Kashmir legislature complete freedom to decide who all are the permanent resident of the state and confer on them special rights and privilege in the public sector job, acquisition of the properties and of the state, scholarship and other public aid of the welfare. Article 35A impose restriction upon the non-permanent resident by restricting their government employees प्रोस्पेक्ट राइट टू वोट। और ये सारा मतलब है कि 35A जो है वो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिलाता था, जम्मू कश्मीर को, वो सारा वो हटा दिया गया। और
35A भी हटा दिया गया और आपका जो है आर्टिकल 370 भी हटा दिया गया। शुड अ रेफरेंडम भी टेकन, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये जो आर्टिकल 370 हटाने की बात क्यों की गई, ताकि मतलब एक सेंस ऑफ जो ये आ जाए कि ये बार बार मर्ज होने वाला जो फीलिंग लोगों में आ रही है कि मर्ज होना है वो सब हट जाए और हम जहाँ जितना हमारे पास है उसको कंसोलिडेट कर पाएँ, ठीक है, नहीं तो वो भी चला जाए। शुड अ रेफरेंडम भी डन, रेफरेंडम किया जाना चाहिए। आपको मैंने बताया था ये बात कि अब रेफरेंडम विल बी मीनिंगलेस एज लॉट ऑफ चेंज इन आफ्टर 65 ईयर्स में बहुत कुछ चेंज हो गया। मैंने बताया था पहले कश्मीरी प्रो थे इंडिया, अब एंटी इंडिया ज़्यादातर इंडिया एटीट्यूड है। वो रेफरेंडम इंडिया को एग्री नहीं होना चाहिए रेफरेंडम की डिमांड में, क्योंकि अगर अब एग्री होते हैं तो हो सकता है उनको मतलब कश्मीर से हाथ धोना पड़ जाए, ठीक है। पाकिस्तान सीज़ फायर वायलेशन क्यों बार बार कर रहा है, उसकी वजह क्या है। सीज़ फायर वायलेशन जो है वो प्लान्ड है आईएसआई के द्वारा, वो प्लान रहता है ताकि डिस्टर्ब रहे, टेरिटरी डिस्टर्ब रहे, ठीक है। इश्यू ऑफ रिहेबिलेशन एंड रीसेटलमेंट ऑफ कश्मीरी पंडित, ये भी एक चल रहा है कि कैसे उनका रिहेबिलेशन और सेटलमेंट किया जाए, तो उसके लिए भी कोशिश हो रही है। मतलब हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, बहुत सारी स्कीम्स वगैरह भी चलाई गई हैं इसके लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए, वैसे रोजगार वगैरह के लिए। उसके अलावा जो है स्पेशली उनको रीसेटलमेंट की भी बात चल रही है। शुड भी सपोर्ट लद्दाख डिमांड ऑफ यूनियन टेरेटरी, और ये तो ये डिमांड जो था यूनियन टेरेटरी का, तो आपको जाहिर सी बात है वो डिमांड कर रहे थे तो आपने दे ही दिया, अब तो हो ही गया कहानी, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। प्लेट्स गन और स्टोन प्लेटिंग ये दोनों इशू हैं। एक तो देखिए ये क्या नाम है, वो स्टोन प्लेटिंग करते हैं, पत्थर से मारते हैं, लेकिन आप जो है ब्लड मारते हो, तो जो ये प्लेट गन मारते थे, पैलेट गन जो होते हैं वो इतने लेथल होते हैं कि लोगों की आँख वाँख जो है ख़राब कर देते हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर दी है, ठीक है, इसको मारने की वजह से। तो इसमें रबर बुलेट का इस्तेमाल करना चाहिए, और जगहों पे गवर्नमेंट रबर बुलेट या वाटर कैनन वगैरह का इस्तेमाल करती है, यहाँ पे सीधे प्लेट गन का इस्तेमाल करती है या गोली मार देती है, जिससे क्या होता है उनकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। TNSV प्रसाद कमेटी ये फॉर्म की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, 7 मेंबर कमेटी थी टू रिव्यू द यूज़ ऑफ प्लेट गन, तो प्लेट गन के लिए मतलब लगाया गया था। रिकमेंडेशन इट रिकमेंडेड द यूज़ ऑफ प्लेट गन ओनली इन द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, तो इसने फिर बोला था कि प्लेट गन तभी आप यूज़ करो प्लेट गन की जब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हो जाए, नहीं तो नॉर्मली आप यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ बहुत नॉर्मली यूज़ किया गया, ठीक है इसको। और उसके अलावा ह्यूमन राइट्स शील्ड की तरह भी आपने वो बड़ा फिल्म में सीन बनाया, वो उसका मेजर लीतुल गोगोई ने जो 2017 के अंदर जो है एक सॉल मेकर था, ठीक है, उसको बांध दिया था उसने, फारूक अहमद दार को उसने व्हीकल से अपने बांध दिया था अपने उस पर वो पे, और उस सीन को कई बार वो भी किया गया, तो कि मतलब बांध के कि अब कश्मीरी यूथ अपने अपने बंदे को मारो तुम, यानी ऊपर जब वो पत्थर मार रहे थे तो उसने अपने मतलब एक बंदे को उसके ऊपर कश्मीरी को ही बांध दिया था, ठीक है, क्या तक कि स्ट्रीट जो है खाली करवाने के लिए कि उन लोग वो लोग इस पे तो पत्थर नहीं मारेंगे। तो इसको एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बहुत ही क्रूअल इनह्यूमन डिस्क्राइब किया है, ठीक है, और इसको टॉर्चर को बहुत ख़राब कहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सब चलता रहता है। ह्यूमन शील्ड की तरह इंसान को यूज़ करना ये बहुत ही ख़राब बात है, लेकिन अब जिसको बहुत अपलाउड किया गया, आपने देखा इसके ऊपर एक फ़िल्म में भी सीन विन इसको रिक्रिएट किया गया इस तरीके से। तो ये है जम्मू कश्मीर का इशू, ये हमने इशू को समझा, आर्टिकल 370 रिपील हो चुका है इसको समझा, और आपने ये बात समझी कि जम्मू एंड कश्मीर एक बहुत ही बर्निंग इशू है, जिसको जिसमें क्या है कि मतलब इतना आसान नहीं है इसका सॉल्यूशन, समझ में नहीं आता, क्योंकि पूरा पाकिस्तान को खाली खाली कर वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर खाली करवाना फिर प्लेबिसाइड कराना वो सब कोई आसान काम नहीं है। तो आपको आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। आई हैं भाई। जम्मू कश्मीर देखो, समराइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है किसी चीज़ को, कि जो आपने पढ़ा क्या पढ़ा वो जानिए। देखिए जम्मू कश्मीर हमारे यहाँ नॉर्थन पार्ट हमारा जो है जम्मू कश्मीर है, और बहुत ही स्ट्रेटजिक पार्ट है। आज़ादी जब हमें मिली 1947 के अंदर, तो मैंने आपको बताया कि ये जो है इंटीग्रल पार्ट इंडिया का उस समय नहीं था, यानी इंडिया का पार्ट नहीं था, ये एक आज़ाद रियासत थी और ना ही पाकिस्तान का पार्ट था, और ये आज़ाद रहनी चाहती थी महाराजा हरी सिंह के अंडर में। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने इसके ऊपर हमला किया, नॉर्मल जनरल बातें समझो, तो उसके लिए इंडिया ने बेटा नहीं इंडिया ने डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करवाया, और उसके बाद में फोर्सेज लेकर अंदर गई। वहाँ पे जहाँ पे इन्होंने पाकिस्तान फोर्सेस को रोका, वो आपका हो गया लाइन ऑफ कंट्रोल, और लाइन ऑफ कंट्रोल के बाद यूएन को इन्वॉल्व कराया गया, वहाँ पे सीज फायर कराया गया, और उसके बाद से फिर ये हुआ कि इसी को परमानेंट बॉर्डर बनाया जाए। क्या हुआ शिमला एग्रीमेंट में ये बात हुई, और इस 85 तक जो है चीज़ें ठीक थी, लेकिन 85 के बाद जो है जब आर्म्स रेबेलियन लोग बनने लगे और इलेक्शन में डिस्प्यूट होने लगे, और इलेक्शन डिस्प्यूट को लोग जो है हथियार से डिसाइड करने की कोशिश करने लगे, तो वहाँ से ज़्यादा मिलिटेंसी डेवलप हुई। फिर आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट इंडिया ने लगाया। जब इंडिया ने आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लगाया, तो वहाँ पे फिर बहुत सारी चीज़ें हुई। स्पेशल फोर्स जब पावर मिली फोर्सेज को, तो वही है ना कि उन्होंने भी काफ़ी
ज़्यादती की, और उधर से भी जो आईएसआई ने भी बहुत सारा सेपरेटिस्ट ग्रुप को, और उसके अलावा जो है जो लोग मतलब प्रो पाकिस्तान ग्रुप हैं उन लोगों को हथियार-वथियार सप्लाई करके इंसर्जेंसी को भड़काया बहुत ज़्यादा। आईएसआई एक तरह से प्रॉक्सी वॉर इंडिया के साथ लड़ रहा है वहाँ पे, जैसे कि उसने पंजाब में किया था उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में कर रहा है। और इसमें जो है मतलब कुछ जो एलिमेंट्स थे उसमें कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस का भी कंट्रीब्यूशन है, नो डाउट। कुछ सिक्योरिटी हमारे फोर्सेस की भी गलती है जिसकी वजह से है, कुछ वहाँ के लोगों की भी गलती है, और ज़्यादातर लीडर्स जो है भड़काते हैं उनकी भी गलती है। हमारे यहाँ पे थोड़ा जो हार्ड रुख जो अपनाती है इंडिया में, जैसे और जगहों पे कुछ होता है तो वहाँ पे रबड़ बुलेट फायर किए जाते हैं या वाटर कैनन यूज़ किया जाता है। कश्मीर में सीधे पैलेट गन यूज़ किए जा रहे हैं ताकि मतलब लोगों को तो घायल डैमेज किया जा रहा है, और बहुत सारे लोगों को जो अरेस्ट कर करके उनको उनको गायब किया गया उनके घरों से। छोटे छोटे बच्चों को, मतलब छोटे छोटे बच्चे, मतलब 16-17 साल के बच्चे तक गायब पाए जाते हैं, बताए जाते हैं। वो कहाँ गए, कैसे गए, कहाँ सिक्योरिटी फोर्स से लगी, कुछ नहीं पता है। तो ये बहुत ही बड़ा वायलेशन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल अक्सर क्रिटिसाइज करता रहता है इस बात को। फिर आपको ये भी सोचने की ज़रूरत है कि बुरहान वानी जैसे अगर वो इतना बड़ा टेररिस्ट था तो क्यों इतने ज़्यादा लोग उससे सेंटिमेंट उससे जुड़े हुए थे कि लोग इतने 2 लाख की तादाद में लोग बाहर आए, और उसके बाद काफ़ी टाइम तक, महीनों तक प्रोटेस्ट चलता रहा। काफ़ी लोगों ने उसमें अपनी जानें दे दी, 50-60 लोगों ने तो वैसे अपनी जानें दे दी एक उसके लिए। उसके अलावा इंजर्ड हुए लोग, और बहुत सारा कुछ हुआ। उसके बाद में जब आर्टिकल 370 हटाया तब भी इसी तरह की मतलब इंटरनेट वगैरह वो करके प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, लेकिन प्रोटेस्ट होने नहीं दिया उस तरीके से, क्योंकि सप्रेस कर दिया गया 2G, मतलब इंटरनेट एकदम बंद कर दिया गया, और बाकी चीज़ें कि कुछ हो ना पाए। तो वो सारी चीज़ें हुई, 370 को हटा दिया गया एक वो करके। और उसके बाद में आपको पता है कि 2019 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर को अलग कर दिया गया। लद्दाख से लद्दाख अलग यूनिट टेरिटरी बन गई, जम्मू कश्मीर अलग यूनिट टेरिटरी बन गई। आज भी हमारे यहाँ कश्मीर इशू आज भी है। यूएन अभी भी देखता रहता है सीज़ फायर के वायलेशन को, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक परमानेंट सोल्यूशन कुछ निकले। अब 370 हटने के बाद तो ये हो गया है कि एक मतलब इंडिया का जितना पार्ट इंडिया के पास है वो तो इंडिया का मतलब इंटीग्रल पार्ट लीगली हो ही गया है, क्योंकि पूरा इंडिया उसने मतलब इंडिया ने उसको चाहे एक्सेशन मानो, चाहे जो मानो, चाहे ज़बरदस्ती मानो, चाहे जैसे, वो इंडिया के पास कर लिया है। इसके बाद का जो और जो पार्ट है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अभी का, उसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ नज़र आता है, आर्टिकल्स वगैरह देखिए, पढ़िए और सोचिए कि क्या हो सकता है, कैसे होगा, कैसे वो विड्रॉ कर सकते हैं या किस चीज़ हो सकती है। रेफरेंडम कराना क्या इंडिया के फेवर में है? तो अब बहुत मुश्किल है कि रेफरेंडम इंडिया के फेवर में आए, क्योंकि अगर अब भी रेफरेंडम करवाए तो हो सकता है इंडिया के अगेंस्ट में ही चला जाए। तो इसलिए बहुत अक्लमंदी नहीं है इस वक्त रेफरेंडम कराना। क्या बात समझ में आ गई आपके? और उसकी वजह मैं बता चुका हूँ सारी डिटेल। ठीक है, 4 मिनट मेन मेन बातें बता दी हैं, ठीक है ना।